Dear student, welcome to you in my YouTube channel KB Physics 11. Today in this video, I am going to discuss some mathematical relation related to rotational motion. वो relations क्या हैं? ये देखिए नोट डाउन कर रखे हैं. क्या है कि relation between torque and moment of inertia. तो यहां पर हम टॉर्क यूज कर रहे हैं. ट्रांसलेशनल मोशन में इसकी जगह पर फोर्स था. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पर ट्रांसलेशनल मोशन में मास था. और जो अल्फा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन था. मतलब क्या रिलेशन था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशनल मोशन में. इससे करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन था वो था F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन से सेकंड लॉ था. दूसरा रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे जो करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशनल मोशन में रिलेशन था, एंगुलर मोमेंटम की जगह पर हमारा लीनियर मोमेंटम P था और I की जगह पर मास था, और ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी था है उसकी जगह पर लीनियर वेलोसिटी थी. P इज इक्वल टू मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv. तीसरा है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. इससे करस्पॉन्डिंग जो रिलेशन ट्रांसलेशनल मोशन में था वो था फोर्स. टॉर्क की जगह पर क्या रहा होगा? फोर्स रहा होगा. फोर्स इज इक्वल टू एल की जगह पर मतलब लीनियर मोमेंटम रहा होगा dp बाई dt. ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ही है. F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. और लास्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. और इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो वन बाई वन इनको समझते हैं और ये न्यूमेरिकल्स में हमें हेल्प करेंगे ये रिलेशन. तो आइए, पहला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देखिए, टॉर्क का रिलेशन एंगुलर एक्सेलरेशन से है, जिस तरह से फोर्स का रिलेशन जो है किससे है? लीनियर एक्सेलरेशन से है. तो यहां पर हम शुरुआत करेंगे जो है लीनियर एक्सेलरेशन से. उसका वो किस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेटेड है. तो यहां पर क्या कंसीडर किया जा रहा है? लेट ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 एंड mn एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है. ये एक्सिस है और ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं बॉडी के जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अंडर द एक्शन ऑफ टॉर्क. टॉर्क की वजह से ये बॉडी जो है एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है. अब इसमें आगे देखिए क्या किया जा रहा है कि ऑल पार्टिकल्स, ये हमें माइंड में रखना है और इसको समझ लेना है. ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी विल हैव सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट दे हैव डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन बिकॉज द डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखिएगा क्या मतलब कह रहे हैं कि जैसे मान लिया कोई पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है. मान लिया ये m1 यहां पर है, m2 यहां पर है. तो m1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1 है ना, और जो m2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r2 है. तो डिस्टेंस अलग अलग है. जब ये बॉडी रोटेट करेगी अबाउट दिस एक्सिस, तो ये सपोज ये m1 यहां से यहां चला जाएगा, ये उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है. और ये पार्टिकल देखिए m2 जो है वो यहां पर आ जाएगा आफ्टर द रोटेशन. तो ये उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा m2 का. अब देखिएगा जो m1 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ना, और जो m2 का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिफरेंट है. जबकि एंगल जो है ट्रेस आउट जो हो रहा है वो सेम है. जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है m2 का भी होगा. देखिए ये एंगल तो इस पार्टिकल के लिए m2 और m1 के लिए ये एंगल तो सेम हो रहा है, यानी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है m1 और m2 पार्टिकल का वो
सेम है, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट या कहें लीनियर डिस्टेंसेज अलग अलग ट्रेवल हो रही हैं, अलग अलग हैं। देखिएगा m1 मान लिया ए बी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये m2 जो है ए डैश बी डैश कर रहा है, और ए बी जो है वो लेस देन है ए डैश बी डैश। तो सेम टाइम इंटरवल में m1 दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया और m2 भी उतनी ही टाइम में अगली पोजीशन पे पहुंच गया, और वो अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेंगी, जिससे कि उनका जो एक्सेलरेशन होगा, जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा। m1 और m2 किसी भी पार्टिकल के लिए हम देख लें तो सभी पार्टिकल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट आएगा। और उसका रीजन है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर पार्टिकल जो है अलग अलग डिस्टेंसेज पे विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर रहा है, जिससे कि रोटेशन के समय वो अलग अलग लीनियर डिस्टेंसेज कवर करेंगे इन द गिवन टाइम इंटरवल। ये हमें बात को समझ लेना है, और फिर हम उसी के आधार पर क्या करेंगे, इन सभी पार्टिकल्स के पहले लीनियर एक्सेलरेशन पता करेंगे, मतलब किस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन इन पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। लेट द रिस्पेक्टिव लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि सभी पार्टिकल के लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग हैं, वो एज पर द डिस्टेंस है उनकी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन पार्टिकल के लीनियर एक्सेलरेशन देखिए ये लिखे हुए हैं, a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, सिमिलरली फॉर अदर पार्टिकल्स आल्सो, और an इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर हमने ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, an इज इक्वल टू हो जाएगा rn अल्फा। तो ये सभी पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन हो गए, लीनियर एक्सेलरेशन। अब इस पार्टिकल पे निश्चित रूप से फोर्स लग रहा होगा, तभी में एक्सेलरेशन है। तो जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल्स पर, जैसे m1 पर क्या लगेगा, f1 इज इक्वल टू m1 a1, और हमने a1 की जगह पर ये रिलेशन लिख दिया है, a1 इज इक्वल टू है r1 अल्फा। केवल हम एक पार्टिकल की पहले बात करेंगे, फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे। तो इस तरह से f1 की वैल्यू आ गई m1 r1 अल्फा। जब फोर्स लग रहा है और बॉडी रोटेट कर रही है तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो पार्टिकल जिसका मास m1 है उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो निकाल लेते हैं। द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, यानी जिसको हम टॉर्क कहते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा f1 इंटू r1, यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि हमने r1 ली गई है। तो फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है उस पर इतना टॉर्क लग रहा है। अब हम फोर्स की वैल्यू जो निकाल चुके हैं m1 r1 अल्फा, वो हम यहां पर f1 की जगह पर रख देंगे। तो m1 r1 अल्फा आ गया और एक r1 और है, तो मल्टीप्लाई कर दिया m1 r1 अल्फा r1 स्क्वायर अल्फा, ये रिलेशन आ गया टॉर्क का। यानी पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है उस पर इतना टॉर्क लग रहा है m1 r1 स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से सभी पार्टिकल पे टॉर्क निकाले जा सकते हैं, और उन सभी टॉर्क को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी पता लग जाएगा। तो इस तरह से टॉ1 की वैल्यू ये हो गई, टॉ2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा, है ना। और इस तरह से टॉn इज इक्वल टू हो जाएगा mn rn स्क्वायर अल्फा। इन सभी टॉर्क को ऐड कर दें तो हमें नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी पता लग जाएगा। तो देखिएगा, यह सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन द अदर पार्टिकल्स आर टॉ2 टॉ3 टॉn, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिएगा, टॉ इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 प्लस टॉn, और इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहां पर टॉ1 टॉ2 टॉ3 की वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू थी m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर अल्फा। अब देखिए सभी में अल्फा
आ रहा है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn स्क्वायर अल्फा। ये एक्चुअल में क्या है, जो ब्रैकेट में आ रही है क्वांटिटी, ये जो आ रही है वो क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। देखिए ना, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर है ना, प्लस mn स्क्वायर, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया हमने, I लिख दिया, I इंटू एल्फा। ये रिलेशन आ गया टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रिलेशन आ जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हमें माइंड में रखना है। अब अगला डेरिवेशन देख लेते हैं। हालांकि अगले उसमें हमने यही बात लिखी है कि जो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर है क्या, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। देखिएगा यही लिखा हुआ है अगली स्लाइड में, ये वेयर I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टॉ इज इक्वल टू I अल्फा हो जाएगा। टॉ और अल्फा यहाँ पर एंगुलर ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और हमने लिखा कि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इन द ट्रांसलेशनल मोशन जो थी वो F इज इक्वल टू ma थी, है ना। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अगला रिलेशन है द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम L और I में क्या रिलेशन है। देखिए कंसीडरेशन एक ही जैसा है कि एक बॉडी है विच कंसिस्ट ऑफ large number of particles and masses of these particles are m1 m2 dash mn है, और उन पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हैं वो r1 r2 r3 एंड rn रिस्पेक्टिवली हैं। ये सभी में हमें कंसीडरेशन करना है। लेट ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ masses m1 m2 mn and perpendicular distances of these particles from the axis of rotation are r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली। यहां पर देखिए हम जो रिलेशन सेटअप करने जा रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट लेंगे, मतलब यूनिफॉर्म लेते हुए हम अपनी बात को कहेंगे। और जैसा कि हम पिछले उसमें देख चुके हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंसेज पे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उनकी हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो इसी को हम बेस बना करके उन पार्टिकल की जो है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन सेटअप करेंगे, और ये फाइनली हमें एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। देखिए all the particle of the body will have same angular velocity, ओमेगा सेम रहेगी। क्यों, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कोई पार्टिकल मान लिया ये यहां पर है और फिर वो यहां पर पहुंच जा रहा है ना। एक पार्टिकल m1 यहां पर ले लें और m2 यहां ले लें। आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द m1 एंड एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द m2 वो सेम होगा। जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m1 का होगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट m2 का भी होगा। लेकिन क्या होगा कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखिए अलग अलग है। यहां पर पार्टिकल ज्यादा लीनियर डिस्प्लेस हो रहा है लीनियरली, जबकि m1 कम लीनियरली डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम इंटरवल डिफरेंट है सभी पार्टिकल्स का। इसका मतलब उनकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होंगी, जबकि एंगुलर वेलोसिटी भाई डी थीटा तो दोनों के लिए सेम है ना। मान ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ये सेम हो गया। जबकि लीनियर वेलोसिटी तो इस डिस्प्लेसमेंट पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेंगी, है ना, जो कि अलग अलग हैं। यहां पर मान लिया ये डेल्टा S1 है ये वाला, और ये वाला डेल्टा S2 है, तो सर्टेनली डेल्टा S2 ग्रेटर देन डेल्टा S1 है, तो V2 जो होगा वो ग्रेटर होगा V1 से, है ना, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स का वो अलग अलग हो रहा है ना।
तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, all the particles of the body will have same angular velocity but they have different linear velocity because the different distances of particle from the axis of rotation. The linear velocity of these particles are, तो लीनियर वेलोसिटी हम निकाल लें। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो हम लिख दें, करेंगे मतलब, तो v1 इज इक्वल टू होता है r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और इस तरह से vn इज इक्वल टू rn ओमेगा हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए लीनियर मोमेंटम पार्टिकल्स का निकालेंगे, और लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है वही एंगुलर मोमेंटम होता है ना। तो अब हम लीनियर मोमेंटम निकालने जा रहे हैं। द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, तो लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है mv, तो यहां पर m1 v1 हो जाएगा। v1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v1 v2 की, तो p1 इज इक्वल टू m1 v1 हो जाएगा, और यहां पर v1 की जगह पर r1 ओमेगा लिख दिया गया है, ये लिख दिया गया है ना। अब इस लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकालें अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमें एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको मल्टीप्लाई कर दें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम निकाल लें इस पार्टिकल का, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट द गिवन एक्सिस L1 इज इक्वल टू P1 इंटू R1 होगा, है ना। तो P1 की वैल्यू हमने ये लिख दी, m1 R1 ओमेगा इंटू R1, तो ये हो गया m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अदर पार्टिकल्स अबाउट द गिवन एक्सिस विल बी L2 L3 डैश 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 Ln होंगे। पूरी बॉडी का जो हमें एंगुलर मोमेंटम पता करना है, तो हम इन सभी पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को ऐड कर देंगे, तो पूरी बॉडी का हमें एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश 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 Ln, और L1 L2 L3 की वैल्यू हम रख दें जैसे कि हमने फर्स्ट पार्टिकल की निकाली है, तो अदर पार्टिकल की भी लिख सकते हैं इसी के बेसिस पे। तो L1 हो गया m1 R1 स्क्वायर ओमेगा, L2 की वैल्यू हो जाएगी m2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 प्लस mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, यानी बॉडी का हमें एंगुलर मोमेंटम पता लग जाएगा। देखिए, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा m1 R1 ओमेगा, m1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो ओमेगा यहां पर कॉमन है ना, उसको बाहर निकाल दीजिए, तो m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn Rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा लिख दिया। तो ये जो क्वांटिटी आ रही है ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn Rn स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये I हो गया, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा हो गया। और हमने वही लिख रखा है कि वेयर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जिसका फार्मूला ये होता है mn R1 स्क्वायर m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn Rn स्क्वायर। तो इस तरह से जो एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ आ गया, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो L इज इक्वल टू I ओमेगा हो गया। और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ट्रांसलेशनल मोशन में जो थी वो थी P इज इक्वल टू था m इंटू v, यानी जो हमारा लीनियर मोमेंटम था P इज इक्वल टू mv, वो इसी से करस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी। मतलब मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ आ गया है, और जो लीनियर वेलोसिटी थी उसकी जगह पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। अब हम बात करेंगे थर्ड रिलेशन की, जो कि है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से फोर्स और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन था, वैसा ही कुछ यहां पर रिलेशन है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। तो फोर्स और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन था वो भाई सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, है ना, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो यहां पर भी वैसे रिलेशन आने वाला है। वी नो दैट फॉर ए रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू होता है I ओमेगा। ये हमने इक्वेशन लिखी। अब
क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो मिल जाएगा dl बाई dt आई, यानी उस बॉडी की उस गिवन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट हो जाएगी d ओमेगा बाई dt। तो d ओमेगा बाई dt क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमारा यहां पर रिलेशन आ गया है dl बाई dt, dl बाई dt इज इक्वल टू हो गया आई अल्फा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हमने इससे पहले अभी देखा था कि जो टॉर्क होता है वो भी आई अल्फा के इक्वल होता है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये रिलेशन हम अभी समझ चुके हैं। तो टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा है और dl बाई dt इज आल्सो इक्वल टू आई अल्फा है। तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर दें तो देखिएगा हमें क्या मिल जाएगा? टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा dl बाई dt। ये मिल गया, टॉ इज इक्वल टू dl बाई dt। तो ये ठीक वैसा ही रिलेशन है जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt, रेट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां पर आ गया टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कहीं कहीं पर हम भूल जाएं कोई रिलेशन तो तुरंत हम रिकॉल करें ट्रांसलेशनल मोशन को और देखें कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या रिलेशन था इस तरह की क्वांटिटी की, जो एनालॉग के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी बन रही है रोटेशनल मोशन में, उससे हम आसानी से अपना कोई फार्मूला जो है रिकॉल कर पाएंगे। अब बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बारे में हम जानते हैं। देखिए सिमिलर स्टेटमेंट है, सिमिलर स्टेटमेंट, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट स्टेट्स दैट व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क act on the system of the particle, then the total angular momentum of the system remains constant, conserved। मतलब यदि सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। जब एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वी नो दैट इंटरनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल डू नॉट कंट्रीब्यूट द टॉर्क। वो तो कैंसिल हो जाते हैं। जितना फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा पार्टिकल भी पहले पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो ये एक्शन और रिएक्शन आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वो बॉडी को कोई जो है टॉर्क का कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। टॉर्क का कंट्रीब्यूशन केवल एक्सटर्नल फोर्स ही करेगा। ओनली एक्सटर्नल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क ऑन द बॉडी। तो सिंस टॉ टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? डी बाई डी टी एल टोटल। अभी हम देख चुके हैं रिलेशन कि टॉ टोटल है, ये है ना, इज इक्वल टू होता है डी एल बाई डी टी, और ये भी टोटल ही है ना। अब यहां पर बात हो रही है कि टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो हमने इसकी जगह पर 0 लिख दिया। 0 इज इक्वल टू हो गया डी एल बाई डी टी। तो इस यल मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसकी वैल्यू 0 है। जब भी कभी ऐसा आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यल जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव यल का जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। भाई ये हमने कंसीडर कर लिया है कि सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। इस टॉर्क की वैल्यू क्या ले ली है? 0 ले लिए। तो dl बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया। इट मींस यल जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो dl बाई dt यल टोटल इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट यल टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही लिखा गया है, देखिएगा ये है यल टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेक्टर सम ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कंजर्व्ड। अच्छा, हमें एक फार्मूला और एंगुलर मोमेंटम का मालूम है कि यल इज इक्वल टू होता आई ओमेगा, है ना। तो फार्मूला कोई भी हो, क्योंकि जब सिस्टम आइसोलेटेड है तो एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क लग नहीं रहा है। तो बॉडी का कोई रोटेटिंग बॉडी है और उसका एंगुलर मोमेंटम
कांस्टेंट रहेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होगा। इसको हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इस फार्मूले का काफी यूज हुआ है और हमारे डेली लाइफ में भी इसका काफी यूज है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वैलिड आंसर। ये देखिए वैलिड आंसर है तो वो क्या करती है कि जब अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर देती, बाहर की तरफ फैला देती है, तो उसकी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और जब वो अपने आर्म्स और लेग को बॉडी के पास में ले आती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाती है। इस तरह से वो हाथों को पैरों को फैला करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करती है और जब बॉडी के पास ले आती है आर्म्स और लेग्स को तो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वैलिड आंसर है वो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगी, डिक्रीज कैसे करेगी, अपने हैंड्स और लेग्स को बॉडी के क्लोजर ले आएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डिक्रीज हो जाएगी। और एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि I1 ओमेगा 1 मान लिया किसी टाइम पे है और उसने अपने हाथ और लेग्स को जो है बाहर की तरफ निकाल दिया है ना, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। I2 जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो जब ये इंक्रीज हो गया है तो इसको क्या होना पड़ेगा, है ना, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू होना चाहिए I2 ओमेगा 2। तो इसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहेगा। तो हाथ और लेग्स जो है जब बाहर फैला दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गई तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो वो स्पिन कर रही है वो स्लो हो जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा कर दे, यदि वो जो है अपने लेग्स और आर्म्स को बॉडी के क्लोजर ले आए तो क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब की बार डिक्रीज हो जाएगी, I2 डिक्रीज हो गई और जिससे क्या होगा कि ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, वो तेजी से स्पिन करने लगेगी, है ना। ये और भी देखिए दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है इसी तरह का कि जब ये स्प्रिंग बोर्ड ड्राइवर इस तरह से इस बोर्ड पर खड़े होकर के डाइवर जो है डाइविंग करता है तो इस तरह से वो जंप करके स्प्रिंग बोर्ड पे खड़े होकर जंप करता है, जंप करके फिर जब एयर में पहुंच जाता है तो अपने बॉडी पार्ट को फोल्ड कर लेता है। फोल्ड करने का मतलब है कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गई। जब डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो किस तरह से कई एक समरसॉल्ट कर लेगा बिफोर गोइंग इनटू द वाटर। तो जो स्प्रिंग बोर्ड डाइवर हैं वो इसी तरह के एक्शन करते हैं कि जब ऊपर जंप करने के बाद बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने से क्या होता है कि एंगुलर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कि अब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और वो डाइवर जो है विल बी एबल टू परफॉर्म सो मेनी समरसॉल्ट बिफोर गोइंग इनटू द वाटर। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्पिनिंग वॉलंटियर, मतलब कोई स्पिन कर रहा है, जैसे ये कोई स्टूल है जिसपे कोई आदमी बैठा हुआ है, ये है ना, खड़ा हुआ हो सकता है और ये हाथ में डंबल पकड़े हुए है ना, इस तरह से डंबल पकड़ा दीजिए इसको, है ना। अब ये टेबल जो है स्पिन कर सकती है। अब वो बिना कुछ किए इन्हीं डंबल्स को फैला दे और फिर जल्दी से पास में ले आए। जब पास में लाएगा तो क्या होगा कि उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगी, तो ये जो स्पिनिंग टेबल है वो तेजी से स्पिन करने लगेगी और जब वो अपने डंबल्स को बाहर की तरफ फैलाएगा अपने आर्म्स की हेल्प से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी। भाई जब बाहर की तरफ फैलाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर चला गया, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो थी वो इंक्रीज हो गई है, तो अब एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से इस
टर्नेबल टेबल पे बैठा हुआ आदमी डंबल्स पकड़े हुए है, तो डंबल्स को पास लाकर या दूर ले जाकर हैं इसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। भाई दूर ले जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। जब डंबल्स को पास में लाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगी, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं तो प्लेनेट और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये एक्सटर्नल नहीं है, ये एक इंटरनल फोर्स है। जितना फोर्स सन प्लेनेट पे लगाता है उतना ही फोर्स प्लेनेट सन पे भी लगा रहा होता है। तो ये एक्शन रिएक्शन है ना, तो ये इंटरनल फोर्सेज हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता हुआ क्लोजर आ जाता है सन के तो उसकी स्पीड जो है बढ़ जाती है। क्यों? जब पास में आ गया प्लेनेट सन के तो सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होती है, जिससे कि उसकी एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जब वही प्लेनेट दूर चला जाता है अपने ऑर्बिट में तो उस समय सिस्टम की, सन और प्लेनेट सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गई, जिससे कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2 रहने वाला है। तो यहां पर भी कोई एक्सटर्नल जो है टॉर्क नहीं लग रहा है, और इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो प्लेनेट दूर होगा तो वो स्लो मूव कर रहा होगा, और जब पास में आया होगा सन के तो फास्ट मूवमेंट होगा। तो ये भी जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन लॉ से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि ये आज के सिंपल से डेरिवेशन सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये माइंड में बैठ जाएंगे। जब भी कभी भूल जाएं तो ट्रांसलेशनल मोशन को रिकॉल करिएगा, और जो रिलेशन हमें रिकॉल करना है रोटेशनल मोशन का, उसका ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था, जरूर वैसा ही रिलेशन ट्रांसलेशनल मोशन में रहा होगा। तो उसको रिकॉल करेंगे तो रोटेशनल मोशन का फार्मूला हमें निश्चित रूप से याद आ जाएगा। तो तब तक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स की बात हम अगले वीडियो में निश्चित रूप से करने वाले हैं।